एपिसोड 181 टू 190। अध्याय 181। क्या ये सचमुच एक संयोग है? मदर जिन ने फोन रखने के बाद अपनी पुरानी दोस्त से मुलाकात की और उसके साथ बातचीत करने के लिए गलियारे में वहीं रुक गई, जबकि दूसरी ओर जीमिंग ने मदर जिन के कहने पर गहने की दुकान में प्रवेश किया। जैसे ही वह दुकान में दाखिल हुई, दुकान चमकदार रोशनी से जगमगा रही थी और कर्मचारी ग्राहकों को आभूषण दिखाने के लिए काउंटरों के पीछे खड़े थे। अंदर जाते समय उसने इधर उधर देखा, लेकिन एक जाना पहचाना चेहरा देखकर उसके कदम बीच में ही रुक गए। वहां बहुत अधिक ग्राहक नहीं थे, केवल कुछ लोग ही वहां आभूषण देख रहे थे, लेकिन कोई भी बता सकता था कि सभी लोग उच्च समाज से थे। जीमिंग उस व्यक्ति को ज्वेलरी की दुकान में देखकर दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस व्यक्ति को यहां देख पाएगी। ये जियान यान था। जब वह पहली बार ग्लोबल वर्ल्ड गई थी तो उसने इस व्यक्ति को वहां देखा था। वह इस चेहरे को कैसे भूल सकती है, जबकि उस समय वह बुरी तरह डर गई थी। वह नहीं जानती कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। जब वह अंदर जाने या न जाने के बारे में सोच रही थी, जियान यान ने उसकी ओर देखा। पब फ्यूचर एड्स। उनकी आंखें मिलीं। अचानक आंखों का संपर्क उसे हड़बड़ा गया। उसे ये भी नहीं पता था कि वह उसे याद भी करता है या नहीं, और अब उसके लिए अंदर जाकर उसे नमस्ते कहना भी शर्मनाक होगा। उसने सोचा कि शायद उसे उसकी याद नहीं होगी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। वह अपनी गहरी काली आंखों से उसे बिना पलक झपकाए देख रहा था। उसने देखा कि उसने मैजेंटा रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे वह बेहद खूबसूरत और अलौकिक लग रही थी। जीमिंग उसकी गहरी निगाहों से असहज महसूस कर रही थी। वह दुकान से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जियान यान, जो वहां सोफे पर बैठा था, अपने फ़ोन पर गेम खेल रहा था। उसे अपनी मां के साथ खरीदारी करने के लिए यहां आने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उसका जन्मदिन था और उसने उसे ज़बरदस्ती यहां खरीदारी के लिए आने को कहा। वह आना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मां अभिनय में उससे कहीं ज़्यादा माहिर थी और उसने इमोशनल ब्लैकमेल और मगरमच्छ के आंसुओं का हथियार इस्तेमाल किया। इसलिए उसे यहां आना होगा। खेलते खेलते उसने सिर उठाया तो उसे हील की आवाज़ सुनाई दी। दुकान के दरवाजे पर उसे खड़ा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह उसे यहां देख पाएगा। वह इस अविश्वसनीय स्थिति को वास्तविक बनाने के लिए उसे घूरता रहा। क्या ये संयोग है? पब फ्यूचर एड्स। एक दुकान का कर्मचारी जीमिंग को कुछ मिनटों तक प्रवेश द्वार पर खड़ा देखकर उसके पास आया। उसने जीमिंग को ऊपर से नीचे तक देखा और पाया कि हालांकि उसने जो पोशाक और सहायक उपकरण पहने थे वे साधारण दिख रहे थे, लेकिन वे सुरुचिपूर्ण थे और केवल कुछ ही लोग बता सकते थे कि वे लोकप्रिय ब्रांड स्टार से हैं जो केवल कस्टम मेड कपड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध है, और सभी पोशाकें अलग अलग हैं और इस दुनिया में केवल एक ही हैं। ब्रांड का डिजाइनर रहस्यमय था और यह ब्रांड चीन में बहुत से लोगों को ज्ञात नहीं है, लेकिन यह विदेशों में एक लोकप्रिय ब्रांड है। जीमिंग ने जो पोशाक पहनी थी वह दुर्लभ और सुरुचिपूर्ण थी। ये सुनकर परिचारिका की आंखें चमक उठीं और उसने विनम्रता से जीमिंग से पूछा, मिस कृपया अंदर आइए। आप क्या लेना चाहेंगी, चाय, कॉफ़ी या जूस? वह अटेंडेंट वहां की मुख्य अटेंडेंट थी और सहायक वस्तुओं के अलावा उसे विदेशों में लोकप्रिय फैशन में गहरी रुचि थी, और उसने एक ही नज़र में ब्रांड को पहचान लिया, क्योंकि वह इस ब्रांड से प्यार करती थी और इस ब्रांड का एक सबसे सस्ता सामान खरीदने के लिए हर पैसा बचा रही थी। लेकिन ये सबसे सस्ता सामान है जिस पर उसकी सारी बचत खर्च हो जाएगी। जब अटेंडेंट इतनी विनम्रता से उसके पास आया तो जीमिंग अपनी हैरानी से बाहर आए और सामने खड़े अटेंडेंट की ओर देखने लगी। उसने अपना ध्यान जियान यान से हटाकर अटेंडेंट पर केंद्रित कर लिया। वह मुस्कुराई और बोली, आह नहीं धन्यवाद, मैं बस कुछ सामान देखूंगी। परिचारिका ने विनम्रतापूर्वक उसका स्वागत किया और उसे साइड काउंटर पर ले गई, जहां सभी कंगन और अंगूठियां प्रदर्शित थीं। बाकी कर्मचारी और ग्राहक जीमिंग को देख रहे थे, क्योंकि जिस तरह से वह उसके साथ व्यवहार कर रही थी वह अनोखा था। वहां मौजूद सभी मेहमान कुलीन वर्ग के थे और दुकान की वीआईपी सदस्यता रखते थे। वह लड़की यहाँ की वीआईपी नहीं लगती, लेकिन हेड अटेंडेंट का व्यवहार देखकर सभी हैरान और घबरा गए। जीमिंग ने सभी की निगाहों को देखा और उनकी निगाहों के नीचे असहज महसूस किया। पब फ्यूचर एड्स। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि सभी लोग इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे थे, खासकर परिचारक। उसने जो ड्रेस पहनी थी वो उसे लिवेई ने दी थी, और उसे इस ड्रेस की कीमत नहीं पता। उसके लिए ये एक आम ड्रेस ही है। वह नहीं जानती कि यह पोशाक बहुत दुर्लभ और महंगी थी। वह काउंटर की ओर चली गई और किसी की नज़र को अनदेखा करने की कोशिश कर रही थी। परिचारिका ने विभिन्न प्रकार की अंगूठियां और कंगन दिखाने शुरू कर दिए। वह अपने सामने रखे आभूषणों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकी और प्रवेश द्वार की ओर नज़र घुमाकर मदर जिन को देखने लगी, जो उसकी नज़र में नहीं थी। उसने गहरी सांस ली। उसी समय किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा, जिससे वह चौंक गई। वह उस व्यक्ति को देखने के लिए पीछे मुड़ी और श्रीमती वू को वहां खड़ा देखकर चौंक गई। अभी कुछ समय पहले ही जब वह और लीवेई उसके और मिस्टर वू के साथ लंच पर थे, तब उसकी मुलाकात फिर से हुई। उसने उसे देखकर मुस्कुराया और उसका अभिवादन किया। श्रीमती वू ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। जीमिंग, क्या तुम यहाँ खरीदारी करने आए हो? तुमने क्या खरीदा? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। आह, मैं अभी यहाँ आई थी, इसलिए मैं अभी भी सामान देख रही थी। वैसे क्या आपकी खरीदारी पूरी हो गई? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी नहीं, मैं कुछ समय पहले यहाँ आई थी, लेकिन किसी भी चीज़ पर फैसला नहीं ले पाई थी, और मेरा बेटा, जिसके साथ मैं आई थी, इस क्षेत्र में अनभिज्ञ है। वह मुझे कुछ भी चुनने में मदद नहीं कर सका। यह अच्छा है कि आप यहाँ हैं। मुझे कुछ चुनने में मदद करें, मैं बहुत उलझन में हूँ। आह, मैं तुम्हें कुछ सुंदर खरीदने में मदद करने की कोशिश करूंगी, और हाँ, सब कुछ तुम पर अच्छा भी लगेगा। जीमिंग ने विनम्रता से कहा। हाँ, मेरी इतनी तारीफ मत करो, मैं इसे गंभीरता से ले लूंगी। उसने मजाक में कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम इतनी जवान और खूबसूरत हो, मैं इस बारे में मजाक कैसे कर सकता हूँ? जीमिंग ने उसकी तारीफ की। श्रीमती वो खूबसूरत थीं और उनका चेहरा बच्चों जैसा था, जिससे वे अपनी उम्र से कम लगती थीं।
उनके सुडौल शरीर के कारण वे कुछ साल छोटी लगती थीं। वह ज़ीमिंग की बातों पर हंसी और बोली, अरे ऐसा मत कहो, मुझे तुम्हें अपने बेटे से मिलवाने दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं बिल्कुल भी जवान नहीं हूँ। तुम्हारे जैसी सुंदर बहू पाने के लिए मुझे अपनी उम्र के अनुसार दिखना होगा, वरना कोई भी लड़की मेरे बेटे से यह कहकर शादी नहीं करेगी कि मैं उसकी सौतेली माँ जैसी दिखती हूँ। हाँ, वह अपनी बात कहकर हंस पड़ी। ज़ीमिंग ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमती वू का सेंस ऑफ ह्यूमर अजीब है। पब फ्यूचर एड्स, अध्याय 182। क्या वह मुझे अनदेखा कर रही है? श्रीमती वू की बातें सुनकर ज़ीमिंग अजीब तरह से मुस्कुराए। ज़ीमिंग के पास अपनी आत्मप्रशंसा का जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। इससे पहले कि श्रीमती वू कुछ और कह पाती, जियान यान जो पहले सोफे पर बैठा था खड़ा हो गया और उनकी ओर चलने लगा। जब वह उनकी ओर बढ़ रहा था तो ज़ीमिंग की भौहें आश्चर्य से उठ गईं। उन्होंने काले रंग की पतलून के साथ एक साधारण नीली और सफ़ेद चेक वाली शर्ट पहन रखी थी और अपनी बेदाग नक्काशीदार विशेषताओं और नुकीले जबड़े के साथ आकर्षक दिख रहे थे। शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाने से उसकी नसें साफ दिखाई दे रही थीं, जिससे वह और भी आकर्षक और सुंदर लग रहा था। कैजुअल लुक उसे और भी मिलनसार और सुंदर बनाता है। उनकी शक्ल सूरत लीवेई के बराबर तो थी, लेकिन उनसे ज़्यादा नहीं। शक्ल और ताकत के मामले में लीवेई आज भी देश के सबसे पसंदीदा आदमी हैं। वह उनकी ओर चला और श्रीमती वू के पास खड़ा होकर उन्हें पुकारा, माँ। श्रीमती वू ने अपने बेटे की ओर देखा और मुस्कुराई। फिर उन्होंने चौंकते हुए ज़ीमिंग की ओर देखा। ज़ीमिंग, यह मेरा बेटा जियान यान है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। कितना अच्छा होगा अगर मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिले, उन्होंने भौहें चढ़ाते हुए कहा। लेकिन दुख की बात है कि मेरा बेटा हमेशा उन लड़कियों को अस्वीकार कर देता है जिन्हें मैंने उससे मिलवाया था और कभी किसी लड़की में दिलचस्पी भी नहीं दिखाता। जब आप डेट भी नहीं कर सकते तो इतने सुंदर चेहरे का क्या फ़ायदा? हम्फ, उसने मुंह बनाते हुए कहा। जियान यान एक मशहूर अभिनेता थे। कई लोग अपनी बेटियों की शादी उनसे करवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी उन लड़कियों की तरफ देखा तक नहीं। कई महिलाओं ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की और यहाँ तक कि उन्हें लुभाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी उन महिलाओं की ओर देखा तक नहीं। श्रीमती वो उसके बारे में चिंतित थीं और चाहती थीं कि वह घर बसा ले और अपना परिवार बसा ले, ताकि वह भी अपनी बहू के बारे में अपने दोस्तों के बीच शेखी बघार सकें। लेकिन जियान यान ने कभी उसकी बात नहीं सुनी। ज़ीमिंग को यह सुनकर सदमा लगा कि जियान यान श्रीमती वू का बेटा है। उसका सिर भ्रम में घूमने लगा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका मुंह बोलने के लिए खुला, लेकिन वह बोल नहीं सकी। पहले तो उसने सोचा कि वह एक विकृत व्यक्ति है। अगर उसने यह बात उसकी माँ को बता दी तो क्या होगा? लेकिन क्या उसे पता है कि मैं उसे विकृत समझती थी, और हो सकता है कि उसे मेरी याद भी न हो। ऐसा हो सकता है। जियान यान ने उसकी तरफ देखा और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसकी चौंकने वाली प्रतिक्रिया देखकर वह हैरान रह गया। उसके गाल थोड़े लाल थे, पता नहीं ये शर्मिंदगी की वजह से था या शर्मिंदगी की वजह से, लेकिन इससे वह सुंदर और आकर्षक लग रही थी। वह उसकी प्रतिक्रिया सुनकर जोर से हंसना चाहता था, लेकिन उसने अपनी हंसी पर काबू पा लिया। ज़ीमिंग ने श्रीमती वू की ओर देखा और हकलाते हुए कहा, लेकिन वह जियान यान क्यों है? उसने अनजाने में बोल दिया। वह उलझन में थी, क्योंकि वे वू के थे और उसका नाम जियान यान था। क्यों? श्रीमती वू ने ज़ीमिंग की ओर देखा और हंसते हुए बोली, जियान यान उसका स्टेज नाम था। उसका असली नाम वू यान है। वह सफलता पाने के लिए अपने पिता के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर जियान यान रख लिया, उन्होंने सहजता से समझाया। ओह, ज़ीमिंग ने अभी भी अचंभित होते हुए कहा। जब वह अभी भी अपने विचारों में खोई हुई थी तो एक हाथ मिलाने के लिए उसकी ओर बढ़ा। उसने शून्य दृष्टि से उस हाथ को देखा जो जियान यान ने उसकी ओर बढ़ाया था और मासूमियत से पलकें झपकाईं। जियान यान ने उसकी तरफ भौहें उठाई मानो उससे हाथ मिलाने को कह रहा हो। उसने झट से हाथ बढ़ाया और विनम्रता से उससे हाथ मिलाया। जब उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ उसके हाथ में रखा तो उसने उसके ठंडे हाथों की कोमलता महसूस की और खुशी से मुस्कुराया। वह हाथ नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे छोड़ना पड़ा। हाथ मिलाने के बाद उसने अपने हाथ पतलून की जेबों में डाल लिए और अपने ठंडे और भावहीन चेहरे पर वापस आ गया। उसे इस तरह उससे बात करने में शर्म आ रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे उसकी याद है भी या नहीं, क्योंकि उस दिन ग्लोबल वर्ल्ड में उसने उसे देखकर अजीब व्यवहार किया था। जब वह दुकान से बाहर निकलने के बारे में सोच रही थी, श्रीमती जिन अंदर आई और ज़ीमिंग को बुलाया। मिंग, मुझे खेद है कि मैं देर से आई। क्या तुमने कुछ चुना था? उन्होंने उसके कंधे पर थपथपाते हुए उससे पूछा। ज़ीमिंग माँ जिन को आखिरकार वापस आते देखकर खुश थी। उसे यहाँ अकेले असहज महसूस हो रहा था। श्रीमती वू और जियान यान दोनों ने उत्सुकता से माँ जिन को देखा। माँ जिन ने भी अपने सामने खड़े लोगों की ओर अपनी बाहें उठाईं और उनके बारे में जानने के लिए ज़ीमिंग की ओर देखा। ज़ीमिंग ने श्रीमती वू की ओर देखा और कहा, श्रीमती वू, यह मेरी माँ जिन यू हैं, और एक माँ के रूप में वह श्री वू की पत्नी श्रीमती वू हैं। हम कुछ दिन पहले लीवेई और श्री वू के साथ दोपहर के भोजन की बैठक में मिले थे, उसने शांति से समझाया। मदर जिन ने श्रीमती वू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ओह श्रीमती वू, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। ज़ीमिंग मुझे बता रही थी कि आप दोनों इतने करीब कैसे हो गए, उन्होंने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। श्रीमती वू भी मुस्कुराईं। ज़ीमिंग इतनी प्यारी है कि कोई भी उसे पसंद कर सकता है, केवल मूर्ख लोग ही उसके इतने अच्छे व्यक्तित्व को नहीं देख सकते। ज़ीमिंग अजीब तरह से मुस्कुराई जब दोनों माताएं उससे बात कर रही थीं और उसकी तारीफ कर रही थीं। दूसरी ओर लिवेई का नाम सुनते ही जियान यान का चेहरा उतर गया। उसे कुछ भी पता नहीं था कि वह कौन है और ज़ीमिंग से उसका क्या रिश्ता है। वह ज़ीमिंग को घूरकर यह जानने की कोशिश कर रहा था कि उसे अपने सामने देखकर वह इतनी शांत क्यों थी। वह कैसे प्रतिक्रिया नहीं दे सकती? क्या वह मुझे अनदेखा कर रही है? जब ज़ीमिंग ने मदर जिन का परिचय कराया तो श्रीमती वू समझ गई कि वह लिवेई की माँ होंगी, लेकिन सास और बहू के बीच ऐसा रिश्ता देखकर वह हैरान रह गई।
वह उन पर मुस्कुराए और वे सभी कुछ सामान चुनने के लिए सामने काउंटर की ओर चले गए। वे सभी खुशी खुशी बातचीत कर रहे थे और अपने सामने रखे सामानों को देख रहे थे जैसा कि परिचारक उन्हें दिखा रहा था। जियान यान पीछे खड़ा होकर ज़ीमिंग को दूसरों के साथ खुशी से बातचीत करते हुए देख रहा था। वह ज़ीमिंग को इतना विनम्र और शिष्ट देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह जिस ज़ीमिंग को जानता था वह अनाड़ी, घमंडी, गुस्सैल और तीखी जबान वाली थी, लेकिन उसकी ये सारी कमियां उस पर जादू की तरह असर करती थीं। उसे वो जैसी भी थी पसंद थी, पर ये ज़ीमिंग अलग थी। उसमें कुछ तो था जो उसके दिल को छू गया, और उसे पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी वे मिलते हैं वह हमेशा उसे नज़रअंदाज कर देती है। क्या वो मुझे भूल गई? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मुझे कैसे भूल सकती है? क्या मैं उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था जो वो मुझे इस तरह भूल गई? उसने उसकी पीठ देखते हुए सोचा, और ये ली वेई कौन है? क्या इसका पारिवारिक नाम जी नहीं था? फिर इसकी माँ का नाम जिन क्यों है? ये सोचकर वह उलझन में पड़ गया। उसने उसकी ओर देखा और सोचा, वह इतनी अलग क्यों लग रही है? अध्याय 183। क्या मुझे अपने प्यार का इजहार किए बिना ही अस्वीकार कर दिया गया? जब महिलाएं खरीदारी में व्यस्त थीं, जियान यान ज़ीमिंग की पीठ की ओर देखता रहा। ज़ीमिंग को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए उसने एक रूबी लॉकेट और एक गुलाबी रंग का हीरे का कंगन चुना। मदर जिन ने अपने लिए एक मोती का हार और अंगूठी भी लाई, जबकि श्रीमती वू ने भी अपने लिए बलियां और अंगूठियां चुनी, क्योंकि ज़ीमिंग ने उन्हें इसे चुनने में मदद की थी। वे दोनों एक साथ दुकान से बाहर निकले और जियान यान उनके पीछे पीछे चल रहा था। जब वे दुकान से बाहर आए तो श्रीमती वू ने ज़ीमिंग से कहा, ज़ीमिंग, तुम हमारे साथ रात के खाने पर क्यों नहीं चलते? आज मेरा जन्मदिन है और उसके पिता भी अपने काम में व्यस्त हैं, इसलिए रात के खाने पर केवल हम ही हैं। यह अच्छा होगा यदि आप और मदर जिन हमारे साथ रात के खाने के लिए शामिल हो सकें। उसके साथ अकेले रहना उबाऊ होगा। उसने जियान यान की ओर देखते हुए और ज़ीमिंग से उसके अनुरोध पर सहमत होने के लिए कहा। ज़ीमिंग ने आश्चर्य से श्रीमती वू को देखा। आज आपका जन्मदिन है, आपको मुझे बताना चाहिए था, तब मैं आपको दुकान पर भुगतान नहीं करने देती। उसने क्षमाप्रार्थी महसूस करते हुए कहा। अगर उसे पता होता कि आज श्रीमती वू का जन्मदिन है तो वह उपहार के रूप में उनके लिए सामान खरीद लेती। श्रीमती वू ने ज़ीमिंग की चिंता देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ओह, समारोहों के बारे में भूल जाओ। अच्छा होगा यदि आप हमारे साथ रात के खाने पर आ सकें। जियान यान ने प्रसन्न भाव से अपनी माँ की ओर देखा। ज़ीमिंग ने मदर जिन की ओर देखा जो परेशान लग रही थीं। इससे पहले कि ज़ीमिंग श्रीमती वू के अनुरोध पर सहमत हो पाती, मदर जिन ने बीच में टोकते हुए कहा, अय्या श्रीमती वू, मुझे आपके साथ रात के खाने पर चलने दीजिए। ज़ीमिंग को जाना है, लिवी उसे लेने आ रही है, इसलिए वह आपके साथ नहीं आ पाएगी। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मुझे अपने साथ चलने दीजिए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। वह ज़ीमिंग के पास से गुजरी और श्रीमती वू के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। श्रीमती वू परेशान लग रही थी जब उन्होंने मदर जिन को देखा। लिवी आ रहा है तो वह भी हमारे साथ आ सकता है, इस तरह से यह बेहतर होगा, उसने खिलखिलाते हुए कहा। किनारे खड़े जियान यान का चेहरा काला पड़ गया। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि यह लिवी कौन है और ज़ीमिंग से उसका क्या रिश्ता है, लेकिन उसे समझ आ गया कि उनके बीच का रिश्ता आसान नहीं है। उसने सोचा कि वह उसका बॉयफ्रेंड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसका मंगेतर। यह उसका मूड खराब करने के लिए काफ़ी था। हाँ माँ, लिवेई भी हमारे साथ आ सकती है। आखिरकार आज आंटी का जन्मदिन है, हमें इसे मनाना चाहिए। ज़ीमिंग ने श्रीमती वू की बात का समर्थन किया। शीमिंग के मुंह से आंटी सुनकर मिसेज वू मुस्कुराईं। उन्होंने शीमिंग से कहा है कि वह उन्हें आंटी कहकर बुलाए क्योंकि मिसेज वू नाम बहुत दूर की बात लगती है। मदर जिन ने श्रीमती वू को अपनी कोहनी से मारा, मानो उन्हें संकेत दे रही हों कि वे ज़ीमिंग को उनके साथ शामिल न होने दें। श्रीमती वू ने दर्द से अपनी बाँह पकड़ ली और उलझन भरी नज़रों से मदर जिन की ओर देखने लगीं। तभी उन्होंने उन्हें आंख मारते हुए सिर हिलाया, मानो कुछ कह रही हों। श्रीमती वू ने कुछ देर सोचा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने उसकी पीठ की ओर देखा, मानो वे उसका मतलब समझ रही हों। माँ जिन ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाया। फिर श्रीमती वू ने ज़ीमिंग की ओर देखा और कहा, अरे ज़ीमिंग, तुम्हें लिवेई के साथ जाना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ के साथ रात के खाने पर जाऊंगी। तुम बड़ों के बीच क्या करोगे? जाओ और मज़े करो। वह अजीब तरह से हंसी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। माँ जिन ने लिवेई और ज़ीमिंग को कुछ समय अकेले बिताने और घूमने फिरने का मौका देने की योजना बनाई है। वह अपनी योजना को बिगाड़ना नहीं चाहती। यदि वह जल्द ही अपने लिए एक पोता पोती चाहती है तो उसे कुछ प्रयास करने होंगे। ज़ीमिंग ने परेशानी से उनकी ओर देखा और अपनी आंखें झपकाईं। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, मदर जिन ने कहा, ठीक है ज़ीमिंग, देखो लिवेई बुला रहा है, वह यहाँ पहुँच गया होगा। तुम उसके साथ खरीदारी करने जाओ। और क्या तुम मुझे नहीं बता रही थी कि तुम्हें उसके लिए भी खरीदारी करनी है? जाओ और मज़े करो, और मैं श्रीमती वू को रात के खाने पर ले जाऊंगी, उसने ज़ीमिंग को अपना फ़ोन दिखाते हुए कहा। जियान यान अपने सामने घटित हो रही स्थिति को देख रहा था। वह अब और जिज्ञासा नहीं संभाल सका और बोला, माँ, ये लिवेई कौन है और आप ज़ीमिंग को उसके साथ भेजने पर इतनी अड़ी क्यों हैं? जब सबने उसकी बातें सुनी तो सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। जब मदर जिन ने उसे अपने करीब खड़े होकर ज़ीमिंग को इस तरह पुकारते सुना तो उनका चेहरा काला पड़ गया। ज़ीमिंग भी उसकी बातों पर आश्चर्यचकित थी। श्रीमती वो अजीब तरह से मुस्कुराईं क्योंकि उन्हें भी लगा कि जियान यान के शब्द असभ्य थे। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसने ज़ीमिंग को बोलते सुना, वह मेरे पति जिन लिवेई हैं, उसने सीधे चेहरे से कहा। ज़ीमिंग दूसरों के सामने अपने रिश्ते को छिपाना चाहता था, लेकिन जैसा कि श्रीमती वो जानती हैं, उससे यह बात छिपाना बेकार होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसे राज ही रखें।
मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे और उसके रिश्ते के बारे में जानें, क्योंकि मैं मनोरंजन जगत में कदम रखने जा रही हूँ और आपकी तरह मैं भी अपने दम पर कुछ हासिल करना चाहती हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं लिवेई की पत्नी हूँ। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं। उसने सीधे चेहरे से कहा। बेहतर होगा कि वह ये बात राज ही रखे, इसलिए उसने उसे सीधे सीधे बता दिया। उसने सोचा कि उससे ये सब छिपाने का कोई फायदा नहीं है। पब फ्यूचर विज्ञापन। जबकि जियान यान को जब पता चला कि वह शादीशुदा है तो वह वहीं स्तब्ध रह गया। वह शादी कैसे कर सकती है? मैं उसे इतने लंबे समय से खोज रहा था, लेकिन जब मैं उससे मिला तो वह शादीशुदा थी। वह अपने भाग्य पर व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। इस वक्त उसे एहसास हुआ कि लोग क्यों कहते हैं कि प्यार में वक्त सबसे अहम होता है। वो उससे मिलने वाला पहला शख्स था, पर उसे कोई और पा गया। उसे तो उसकी याद भी नहीं। वह उसके लिए मानो खोई हुई याददाश्त थी। जीमिंग ने उसकी ओर देखा और उसके अजीब व्यवहार पर आश्चर्य व्यक्त किया। ये सुनकर कि मैं शादीशुदा हूँ, उसे इतना आश्चर्य क्यों हुआ? क्या वह मुझे जानता है? वह उसके अजीब व्यवहार का कारण समझ नहीं पा रही थी। इससे पहले कि वह उससे कुछ और कह पाती, पीछे से एक हाथ आया और उसकी कमर पकड़ ली। आश्चर्यचकित होकर उसने मुड़कर देखा तो लिवेई उसके बगल में खड़ा था, जिसने सहजता से उसकी कमर पकड़ रखी थी। उन्होंने श्रीमती वू का अभिवादन किया और जियान यान की ओर देखकर सिर हिलाकर अभिवादन किया। जियान यान की अभिव्यक्ति खराब हो गई जब उसने देखा कि उसका हाथ उसकी कमर पर था और वह उसे जिस तरह से देख रहा था। उसे उसके बगल में होना चाहिए था, लेकिन वह उसके अलावा कोई और था। उसकी भावनाओं को शांत करते हुए उसकी हथेलियां मुट्ठियों में बदल गईं। उसने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, मुझे कहीं और जाना है। मैं आपके लिए एक कार भेज दूंगा, आप श्रीमती जिन के साथ खाना खाने के बाद आ सकती हैं। उसने भारी आवाज़ में अपनी माँ से कहा। श्रीमती वू ने जियान यान की तरफ देखा और सोचा कि वो इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा और कहा, ठीक है। लिवी ने जियान यान की ओर देखा और कहा, चिंता मत करो, हमारा ड्राइवर उसे रात के खाने के बाद घर छोड़ देगा। जियान यान उसकी ओर मुड़ा और भावशून्यता से बोला, तो फिर मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। इसके बाद वह बिना किसी का इंतजार किए लिफ्ट की ओर चला गया। लिफ्ट में उसने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा और उपहासपूर्वक हंस दिया। तो अंत में मैं अपनी भावनाएं उससे व्यक्त भी नहीं कर पाया। वाह, उसने अपना प्रतिबिंब देखते हुए बुदबुदाया। क्या मुझे उसके प्रति अपने प्यार को स्वीकार किए बिना ही अस्वीकार कर दिया गया? मैंने इतने सालों तक सिर्फ खुद को उसके काबिल बनाने के लिए इंतजार किया और अंत में किसी और ने उससे शादी कर ली। हाँ, उसने अपने भाग्य का मजाक उड़ाया। अध्याय 184। उसे पहली बार देखा। जियान यान जो अभी अभी लिफ्ट से बाहर निकला था, सीधे पार्किंग स्थल पर गया और अपनी कार में बैठ गया। उसका चेहरा काला और उदास था। जैसे ही वह अपनी कार में बैठा, वह अपना होश खो बैठा। उसने बहुत देर तक इंतजार किया और जब वह उससे दोबारा मिला तो उसने उसे फिर से खो दिया। वह कहीं और नहीं देख पा रहा था। उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं और उन रहस्यमयी आंखों में आंसू उमड़ रहे थे। उसने रोने से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंसू की एक बूंद उसके गालों पर आ ही गई। उसने अपने चेहरे पर पड़े आंसू की उस बूंद को अपने हाथों से छुआ। उसे अभी भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे वह समय याद आया जब उसने उसे पहली बार देखा था। वह देखने में भले ही कोमल और सुंदर लड़की थी, लेकिन वह काफ़ी मजबूत भी थी, क्योंकि उसने हाई स्कूल में अपने सहपाठियों द्वारा उसे तंग किए जाने से बचाया था। वे छात्र उसे तंग इसलिए करते थे क्योंकि वह मोटा और बदसूरत था और उसे आसानी से परेशान किया जा सकता था। पहली बार उसका दिल किसी के लिए धड़का जब उसने उसकी गहरी रहस्यमयी आंखें देखीं। फ्लैशबैक। जब वह हाई स्कूल में थे तो उनका वजन अधिक था और लोग हमेशा उन्हें मोटा या बदसूरत कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। वह इतना सचेत हो गया और उसमें इतनी हीन भावना विकसित हो गई कि वह स्कूल नहीं जाना चाहता और हमेशा स्कूल न जाने के बहाने ढूंढता रहता है। क्योंकि हर कोई उसका मजाक उड़ाता था, इसलिए उसका आत्मविश्वास का स्तर बहुत कम हो गया था। कोई भी उसका दोस्त नहीं बना क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे उसके साथ रहे तो उन्हें भी परेशान किया जाएगा। इसके अलावा वे मोटे और बदसूरत आदमी के दोस्त नहीं बनना चाहते थे। उसकी कक्षा के वे लड़के जो उसे हमेशा परेशान करते थे, उससे पैसे ऐंठने के तरीके ढूंढते हैं और उससे सारा होमवर्क करने को कहते हैं। जब वह जीमिंग से मिले तो उस दिन उनके स्कूल और जीमिंग के स्कूल के बीच एक खेल टूर्नामेंट चल रहा था। ये कार्यक्रम उनके स्कूल में आयोजित किया गया था। वे लड़के हमेशा की तरह उसे एक खाली कक्षा में ले गए और उसे मोटा बदसूरत राक्षस कहकर चिढ़ाने लगे, यहाँ तक कि उसे कैंटीन से उनके लिए नाश्ता खरीदने को भी कहा। पहली बार उसने हिम्मत जुटाकर उन्हें ना कहा, लेकिन जल्द ही उसका आत्मविश्वास डगमगा गया जब उसने देखा कि वे उसके पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने उसे धक्का देना शुरू कर दिया और उसके चेहरे पर वार करने लगे। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ 4-5 लोग थे और वह उनसे लड़ नहीं सका। उस समय वह कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसी समय उन्हें क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। वे सभी खिड़की की ओर देखते हैं और एक लड़की को स्कूल यूनिफॉर्म में देखते हैं जो उनके स्कूल की नहीं लगती। लड़की ने अपने बालों को एक सुंदर पोनीटेल में बांधा है, जिससे उसकी गर्दन स्पष्ट दिखाई दे रही है और वह देवी जैसी दिख रही है। वह गलियारे में खड़ी थी और खिड़की से अपने फ़ोन से उनकी तस्वीर खींच रही थी। जीमिंग अपने स्कूल और एसेवी के बीच एक खेल प्रतियोगिता के लिए एसेवी हाई स्कूल आई थी। वह इस प्रतियोगिता में इसलिए आई थी क्योंकि उसकी तथाकथित दोस्त किंजिया ने उसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया था। उस समय वह किंजिया की अच्छी दोस्त थी और उनके हाई स्कूल का पहला सेमेस्टर अभी शुरू हुआ था। वह स्कूल में इसलिए आई थी क्योंकि किंजिया आना चाहती थी और लड़कों को खेलते देखना और उनका उत्साहवर्धन करना चाहती थी। जीमिंग के लिए यह बचकाना और बेकार था, फिर भी वह उसके साथ आने लगी। बास्केटबॉल मैच के दौरान वह शौचालय का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन किंजिया सुंदर लड़कों को देखने में व्यस्त थी, इसलिए उसने अकेले जाने का फैसला किया। जब वह स्कूल की इमारत में दाखिल हुई तो वह रास्ता भटक गई। इमारत बहुत बड़ी और भ्रामक थी।
अरे, स्कूल में तो यहाँ दिशा निर्देश लिखे होने चाहिए। मैं शौचालय कैसे ढूंढूं? वह पहली मंजिल पर जाते हुए मन ही मन गालियां देती रही। वह शौचालय ढूंढ रही थी कि तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दीं। वह उस जगह गई जहाँ से आवाज़ आ रही थी। जब वह उस गलियारे में पहुंची जहाँ से शोर आ रहा था, तो कक्षा के अंदर जो हो रहा था उसे देखकर वह दंग रह गई। कुछ लड़के एक कमज़ोर और लाचार लड़के पर टूट पड़े। उसने पहले कभी इस तरह की बदमाशी का अनुभव नहीं किया था, इसलिए पहले तो वह थोड़ी चौंकी। वो इसे नज़रअंदाज करना चाहती थी, लेकिन उसका एक हिस्सा ऐसा करने से इनकार कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि एक आदमी उस मोटे आदमी को मुक्का मारने वाला था। जल्दी से उसने अपना फ़ोन निकाला और कक्षा की खिड़की से अपने फ़ोन से उनकी तस्वीर खींच ली। क्लिक करें, अल्पविराम। एक व्यक्ति जो वुयान के चेहरे पर मुक्का मारना चाहता था, उसने क्लिक की आवाज़ सुनकर ऐसा करना बंद कर दिया। वे चौंक गए जब वुयान ने ज़ीमिंग को वहां खड़ा देखा, जो डरी हुई तो थी फिर भी दृढ़ता से खड़ी थी। उसकी नज़रें उससे मिलीं और उसके अंदर अचानक भावनाओं का उफान महसूस हुआ। उसकी गहरी काली आंखें उसके लिए किसी रहस्य की तरह थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह डर रही थी या लड़कों के झगड़ों में बिना सोचे समझे दखल देने की हिम्मत कर रही थी, क्योंकि अगर वह खुद को संभाल नहीं पाई तो उसके लिए बुरा हो सकता था। लड़कों ने उसे मारना बंद कर दिया और ज़ीमिंग की ओर देखकर चिल्लाए, अरे तुम क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ। उनमें से एक लड़का ज़ीमिंग पर चिल्लाया। वह अपनी जगह से हिली भी नहीं जब एक आदमी ने दूसरे आदमी को रोका और कहा, अरे उसे रहने दो, क्या वह सुंदर नहीं है? उसके लंबे पैर कितने सेक्सी हैं, और उसका फिगर देखो, वह एक खूबसूरत आदमी है। उसने दूसरे लड़कों को आंख मारी। उसने ज़ीमिंग की ओर देखा और पूछा, अरे लड़की, क्या तुम हमारे साथ पत्थर कागज़ कैंची खेलना चाहती हो? अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हें चूम लूंगा, और अगर मैं हार गया तो तुम मुझे चूम सकती हो। क्या यह आसान नहीं है? उसने उसे सिर से पैर तक देखते हुए पूछा। उसके पास आते ही उसने उसे एक घटिया पिकअप लाइन दी। उसका चेहरा तो ठीक ठाक था और उसे हैंडसम कहा जा सकता था, लेकिन ज़ीमिंग को उसके रूप रंग में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसे देखकर ही घृणा महसूस होती थी। ज़ीमिंग कांपने लगी, लेकिन वह वहां से हिली नहीं क्योंकि लड़के उसे घृणित और कामुक निगाहों से देख रहे थे। दूसरी ओर वुयान भयभीत था। उसने उसकी ओर देखा और चिल्लाया, जाओ, चले जाओ। वह जानता है कि वह उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं है, लेकिन वह उसे अपने कारण परेशान नहीं होने दे सकता। ये लोग पागल हैं और कुछ भी कर सकते हैं। लड़कों ने एक दूसरे को देखा और शैतानी ढंग से मुस्कुराए और ज़ीमिंग को ऐसे देखा जैसे वे अपने शिकार को देख रहे हों। वे न केवल गुंडे थे बल्कि प्ले बॉय भी थे। यहाँ तक कि शिक्षक भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पिता स्कूल के ट्रस्टी थे। यद्यपि वुयान की पृष्ठभूमि मजबूत और शक्तिशाली थी, फिर भी उसने स्कूल में अपनी कठिनाइयों के बारे में कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि लड़कों ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी से शिकायत की तो वे उसके साथ अलग से पेश आएंगे। युवा और कमजोर वुयान ने उनकी झूठी धमकियों पर विश्वास कर लिया और अपने साथ हो रही बदमाशी के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। ज़ीमिंग ने वुयान को बेफिक्र होकर देखा। उसकी नज़रें उस पर टिकी थीं। वह भी घबरा रही थी क्योंकि लड़के गेट खोलने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसने अपनी हथेलियां मुट्ठी में भींच लीं और मन ही मन गाली दी, भाड़ में जाओ। उसने चारों ओर देखा और गलियारे में कोई नहीं देखा। वह उस क्षण को कोस रही थी जब उसने यहीं रुकने और किसी और के मामले में दखल देने का फैसला किया था। उसने जल्दी से अपना बैग खोला और उसमें से मिर्च स्प्रे निकाला। उसने अपनी माँ को इसके लिए धन्यवाद दिया। यही इस समय उसका रक्षक है। उसने अपने हाथों में मिर्च स्प्रे पकड़ लिया और पास आ रहे लोगों को देखा और घबराहट में उसका गला भराया। जैसे ही उसने मिर्च स्प्रे पर अपनी पकड़ मजबूत की, उसके हाथ पसीने से तर हो गए। अध्याय 185। क्या तुम उठ नहीं रहे हो? ज़ीमिंग ने अपनी पीठ सीधी की और मिर्च स्प्रे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लड़कों का समूह गैंगस्टर जैसा दिख रहा था। उनकी शर्ट पतलून से बाहर निकली हुई थी और शर्ट के पहले 2 बटन खुले हुए थे। जब उन लड़कों ने वुयान को एक तरफ धकेलते हुए कक्षा का दरवाजा खोला और बाहर आ गए, तो वह घबराहट में हौंफने लगी। वह अनजाने में ही अपने आप को शांत करने और इस स्थिति का सामना करने की कोशिश में पीछे हट गई, लेकिन साथ ही वह खुद को कोस रही थी कि मैं इतनी व्यस्त हो गई और इस झंझट में फंस गई। दूसरी ओर वुयान परिस्थितियों को लेकर चिंतित था, क्योंकि उसकी कायरता के कारण एक लड़की मुसीबत में पड़ रही थी। वह जल्दी से उन लड़कों के पीछे गया और उस लड़की की मदद करना चाहता था जो उसके कारण मुसीबत में थी। जब वह बाहर आया तो उसने एक लड़के को धक्का देकर दूर धकेलने की कोशिश की और कहा, तुम क्या कर रहे हो? उसे जाने दो। क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ? मैं वह सब करूँगा जो तुम कहोगे, बस उसे जाने दो। दूसरे आदमी ने वुयान को आसानी से धक्का दे दिया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। तुम क्या कह रहे हो? इस हसीना से तुम्हारी क्या तुलना? तुम हमें सिर्फ अपना पैसा और मेहनत दे सकते हो, जबकि ये लड़की अपने शरीर से हमारी मदद कर सकती है। उस आदमी ने ज़ीमिंग को अपनी कामुक और घिनौनी नज़रों से देखते हुए अश्लीलता से कहा। ज़ीमिंग ये शब्द सुनकर कांप उठी। अपने पूरे जीवन में उसने कभी इतने घृणित शब्द नहीं सुने थे। जब वे लोग उसके पास आए और सामने खड़े एक व्यक्ति ने अपने घृणित हाथों से उसकी छाती को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उसने तुरंत अपने मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया और उसकी आंखों में उदारतापूर्वक स्प्रे कर दिया। वह आदमी दर्द से चीखा, आह साले कुतिया, तूने मेरी आंखों में क्या स्प्रे कर दिया? आह, बहुत दर्द हो रहा है। वह दर्द से चीखा और नीचे गिर पड़ा। उस लड़के के दोस्तों ने ज़ीमिंग और उसके हाथों में स्प्रे को डर से देखा और झिझकते हुए कहा, क्या यह क्या है? तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपने कार्यों के परिणामों का पता नहीं है? क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? उसने ज़ीमिंग से कहा, जबकि वह उससे थोड़ा डरा हुआ था। ज़ीमिंग ने नाक भान सिकुड़ी और उस आदमी की आंखों में घूरते हुए कहा, तुम परिणाम की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि जब ये बात बाहर आएगी तो क्या परिणाम होंगे? तुम्हें क्या लगता है जब तुम पर धमकाने और उत्पीड़न का आरोप लगाया जाएगा तो क्या होगा?
क्या तुम्हें लगता है कि मैंने आज जो कुछ भी देखा है और तुमने मुझसे जो कहा है उसके बारे में मैं शिकायत नहीं करूंगी? उसने अपना फ़ोन दिखाते हुए कहा जिसमें उसने उस आदमी को धमकाते हुए उनकी तस्वीर ली थी। उसकी बातें सुनकर लड़के हक्के बक्के रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह जवाब देगी। उन्हें लगा कि वो डर जाएगी और भाग जाएगी, जैसे और भी कई लोग भाग गए हैं। लेकिन ये लड़की अलग थी, उसने उन्हें धमकाने की हिम्मत कैसे की? लड़कों ने एक दूसरे को देखा और एक लड़का फ़ोन छीनने के लिए उसकी ओर झपटा, लेकिन उसने पहले प्रतिक्रिया की और उसकी आंखों में मिर्च स्प्रे छिड़क दिया और उसे घुटने पर लात मारी, जिससे वह दर्द से कराहते हुए गिर पड़ा और उसने अपनी आंखों को हाथों से ढक लिया। वुयान, जो अभी भी जमीन पर था क्योंकि उसे पहले एक जमीन से धक्का दिया गया था, वह स्थिति को अचंभित होकर देख रहा था। ये लड़की अद्भुत है। उसकी आंखों में रोशनी की एक चमक दिखाई दी जब उसने ज़ीमिंग को प्रशंसा से देखा। उसने कभी इतनी सुंदर और मजबूत लड़की नहीं देखी। ज़ीमिंग ने जमीन पर पड़े उन 2 लड़कों को देखा जो दर्द से कराह रहे थे और बाकी 3 लड़के अब उससे डर रहे थे। वे जमीन पर पड़े उन 2 लड़कों के गुलाम थे और उनके बिना कुछ नहीं कर सकते थे। उन तीनों के माता पिता अमीर नहीं थे और स्कूल से निकाले जाने का खर्च नहीं उठा सकते थे। इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे ज़ीमिंग को छूने की हिम्मत नहीं की। वे डर गए कि कहीं वह उनके बारे में शिकायत न कर दे, इसलिए वे दोनों को दर्द से रोते हुए जमीन पर छोड़कर भाग गए। ज़ीमिंग उस समय हक्का बक्का रह गया जब वे लड़के अपने दोस्तों को छोड़कर भाग गए। क्या इस स्थिति में उसे ही आगे नहीं बढ़ना चाहिए? सब कुछ इतना उलझा हुआ क्यों है? क्या वे इस घटिया स्क्रिप्ट का पालन नहीं कर सकते? उसने मन ही मन कोसा। हालांकि उन्होंने स्वयं ऐसी परिस्थितियों का अनुभव नहीं किया है, फिर भी उन्होंने नाटकों में ऐसी चीज़ें देखी हैं। उनका कहना है कि इस तरह की चीज़ें नाटकों की तुलना में वास्तविकता में अधिक डरावनी और परेशान करने वाली होती हैं। सबसे पहले उसने उनकी आंखों में मिर्च स्प्रे छिड़कने की योजना बनाई और फिर उस लड़के का हाथ पकड़ लिया जिसे पहले धमकाया जा रहा था और उसके साथ भाग गई, ठीक वैसे ही जैसे नाटकों में होता है जब बदमाश पुरुष मुख्य महिला मुख्य को बचाता है। यहाँ वो हीरो बनेगी, वो एक आदमी को बचाएगी। क्या इससे वह शांत और मजबूत नहीं हो जाएगी? लेकिन स्थिति तब अजीब हो गई जब वे भाग गए और दोनों लड़के मदद के लिए चिल्लाने लगे। ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें धमकाया है। उसने आह भरी। वुयान ने अपना मुंह खोलकर उसकी ओर देखा। जमीन पर एक आदमी ने अचानक उसका पैर पकड़ लिया जिससे वह चौंक गई और उसका संतुलन थोड़ा बिगड़ गया। वह उसे लात मारने के लिए तैयार होते हुए उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसने उसके शब्द सुने तो वह स्तब्ध रह गई। कृपया मेरी मदद करो, मुझे दर्द हो रहा है, वरना मैं ऐसे ही अंधा हो जाऊंगा। वह लड़का दर्द से चिल्लाया। मिर्च का स्प्रे बहुत तेज था और उसकी आंखों में इतना दर्द हो रहा था कि अगर वह कुछ न करे तो वह अंधा भी हो सकता था। दर्द असहनीय था। ज़ीमिंग ने उन लोगों की ओर देखा और हंसते हुए कहा, अब तुम लोगों को दर्द हो रहा है? क्या तुम जानते हो कि जब तुम लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हो, उनका मजाक उड़ाते हो या उन्हें धमकाते हो तो उन्हें कैसा लगता है? तुमने मुझसे जो शब्द कहे, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसकी परवाह है कि तुम अंधे हो जाओ या नहीं? तुम्हें खुश होना चाहिए कि जब तुम मुझे अपनी घृणित निगाहों से घूर रहे थे तो मैंने तुम्हारी आंखों में चोट नहीं पहुंचाई। उसने दृढ़ता से कहा क्योंकि उसने उनकी दयनीय स्थिति को देखकर कुछ साहस जुटाया था, क्योंकि वो इस सब तमाशे से डर गई थी। पर अब हालात ठीक लग रहे थे तो वो क्यों डरती? लड़के उसकी बातों से नाखुश थे, लेकिन उनके तथाकथित दोस्त भी चले गए और इमारत में भी कोई नहीं है। केवल वही उनकी मदद कर सकती है। ज़ीमिंग ने उनकी बात अनसुनी कर दी और वुयान के पास गई और ज़मीन पर लेटे हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाया। क्या तुम अपना पूरा जीवन इसी ज़मीन पर बिताना चाहते हो? क्या तुम उठ नहीं रहे हो? उसने कहा। उसका हाथ अभी भी उसकी ओर बढ़ा हुआ था। वुयान ने उस लड़की को देखा जो उसके पास आई थी और उसके दिल में प्रशंसा थी। जब उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और अविश्वास से उसकी ओर देखा तो उसका दिल धड़क उठा। अध्याय 186। क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? वुयान तब हक्का बक्का रह गया जब उसे परेशान करने वाले 2 लड़के डर के मारे भाग गए। जिन 2 लड़कों से वह डर गया था वे भाग गए। बस यूं ही वह आश्चर्य से ज़ीमिंग को देखने लगा। उसने पहले कभी इतनी सुंदर और इतनी मजबूत लड़की नहीं देखी थी। आमतौर पर इस तरह की स्थितियों में लोग आंखें मूंद कर अपना रास्ता अपना लेते हैं, लेकिन उसने उनके मामले में हस्तक्षेप करने का फैसला किया। वह आश्चर्यचकित रह गया जब ज़ीमिंग उसके पास आए और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जब उसके शब्दों ने उसे उसकी मूर्छा से बाहर निकाला तो वह उसे मुंह खोले स्तब्ध भाव से देखता रहा। क्या तुम अपना पूरा जीवन फर्श पर बिताना चाहती हो? क्या तुम उठ नहीं रही हो? जब उसने उसकी बातें सुनी तो वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। उसने अपना सिर हिलाया और उसका हाथ कसकर पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। इस प्रक्रिया में उसका संतुलन बिगड़ गया क्योंकि वह भारी था और लगभग गिर ही गई, लेकिन गिरने से पहले ही उसने उसे कमर से पकड़ लिया। जब जी की नज़रें उसकी बाहों में उससे मिलती हैं तो वह अपनी आंखें झपकाती है। स्थिति रोमांटिक हो सकती थी, लेकिन जिस स्थिति में वे थे वह बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं थी। उनके पीछे 2 लोग अभी भी दर्द से कराह रहे थे, मानो कोई मर गया हो। लेकिन वुयान के लिए यह स्थिति किसी परीक्षा जैसी थी। एक परी खुद उसकी मदद करने आई थी और अब वो परी उसकी बाहों में थी। कई बार उसने फिल्मों में देखा है कि यह चुंबन के लिए सही समय है, लेकिन वह ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाता, क्योंकि ज़ीमिंग कोई आम लड़की नहीं है। अगर उसे उकसाया जाए तो वो बिना सोचे समझे उसे थप्पड़ भी मार सकती है। उसने झुककर उन गुलाबी होठों को चूमने की अपनी इच्छा को रोका जो उसे आमंत्रित कर रहे थे। वह अपने होठों को भींचकर उसे घूर रहा था। ज़ीमिंग ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या अब तुम मुझे छोड़ दोगे? मुझे खुशी है कि तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन मुझे हमेशा ऐसे ही रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने मजाकिया लहजे में कहा और उसे जाने देने का इशारा किया। उसने अपने मुंह को ओह जैसा आकार दिया और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। उसने उसकी ओर देखा और कहा, चलो चलें, हमें चले जाना चाहिए इससे पहले कि वे अपना होश खो बैठें। वुयान ने सिर हिलाया और अपना बैग लेने के लिए कक्षा में दौड़ा।
फिर वह उसके पीछे पीछे नीचे चला गया। जब जीमिंग गलियारे में 2 लोगों के पास से गुजरी जो दर्द से फर्श पर छटपटा रहे थे, तो उसने उनमें से एक को लात मारी और कहा, कितना काया है, ये सिर्फ एक मिर्च स्प्रे है और तुम इस तरह से अति प्रतिक्रिया कर रहे हो जैसे किसी ने तुम्हारी आंखों में कलम घोंप दी हो। वह उनके पास से गुजरने से पहले खर्राटे लेती हुई बोली। वू यान, जो उसके पीछे था, ने भी दूसरे आदमी को लात मारी, लेकिन जब उस आदमी ने उसे अपनी लाल लाल आंखों से घूरा तो वह डरकर उसके पीछे भागा। जीमिंग, जो उससे कुछ कदम की दूरी पर था, बीच में ही रुक गया और इस दृश्य को देखने के लिए मुड़ा और हंसने लगा। उसने पहले कभी ऐसा लड़का नहीं देखा था जिसका दिल इतना कोमल हो। उसने अपनी कक्षा में कई सुंदर और स्मार्ट लड़के देखे हैं। वे हमेशा उसके करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हमेशा उन्हें नज़रअंदाज कर देती है। ऐसा नहीं है कि उसे डेटिंग या रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस उसे लगता था कि वे लड़के उसके टाइप के नहीं हैं। वे सुंदर और स्मार्ट होने का दिखावा करते हैं और दुनिया को अपना असली रूप दिखाने से हमेशा डरते हैं। इतना ही नहीं, वे हमेशा लोगों का आकलन उनके रूप, रंग और धन दौलत से करते हैं, और वह ऐसे लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत करती है। ये पहली बार था जब उसने एक ऐसे लड़के को देखा जो उसके लिए लड़की जैसा था। वह उसकी रक्षा करने की इच्छा से खुद को रोक नहीं पाती। इससे उसे उपलब्धि का एहसास होता है। थोड़ा वजन कम कर ले तो अच्छा दिखेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसे बदसूरत कहकर मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। वो लड़के तो अपने आप में बदसूरती की परिभाषा थे, क्योंकि उन्हें हर कोई बदसूरत ही लगता था। जब वह उसके साथ नीचे की ओर चल रही थी तो वह उसके साथ साथ चल रही थी और कभी कभी उसकी ओर देख रही थी। उसने गौर किया है कि उसके चेहरे के नैन नक्श बहुत ही अनोखे और सुडौल हैं। अगर वह थोड़ा वजन कम कर ले तो सबसे सुंदर लड़का लगेगा। जैसे ही वे सीढ़ियों के अंतिम पायदान पर पहुंचे, वह तुरंत रुक गई और अपने पेट को कसकर पकड़ लिया। उसे पेट में तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अभी तक शौचालय नहीं गई है। जब उसने उन लोगों को उसे धमकाते हुए देखा तो वह बहुत डर गई थी, लेकिन अब वह इसे रोक नहीं सकती। उसने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया और उस पर झुक गई। वह शौचालय जाना चाहती थी क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। आज वह दिन था जब उसका मासिक धर्म शुरू हो रहा था, इसलिए वह तैयार थी और उसने अपने बैग में एक सैनिटरी नैपकिन रखा था। जब वह पहले किंजिया के साथ बास्केटबॉल मैच देख रही थी तो उसे अपनी जांघ के अंदरूनी हिस्से और पेट के निचले हिस्से में धीमा दर्द महसूस हुआ, जो समय के साथ असहनीय हो गया। वह जानती थी कि उसका मासिक धर्म आ गया है, इसलिए वह सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने के लिए शौचालय का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे शौचालय नहीं बल्कि गुंडों का एक समूह मिला। वह रेलिंग पर झुककर अपने खराब भाग्य पर आहें भरती है। वू यान, जो चल रहा था, अचानक रुक गया जब उसने महसूस किया कि वह उसके पास नहीं है। उसने पलटकर देखा कि वह रेलिंग को कसकर पकड़े हुए है और उस पर झुकी हुई है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है और उसके माथे पर पसीने की बूंदें बन रही हैं। उसकी हालत देखकर वह घबरा गया। ये लड़की अभी तक तो बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई थी, लेकिन अचानक वह इतनी कमजोर क्यों हो गई। वह जल्दी से उसके पास गया और चिंतित होकर पूछा, अरे, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? उसने उसकी बाँह कसकर पकड़ते हुए पूछा। उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है और उसका चेहरा पीला पड़ गया है, क्योंकि उसने अपने पेट के निचले हिस्से को कसकर पकड़ रखा है। जीमिंग ने वू यान को आंख मारते हुए कठोरता से कहा, ओह, मेरे कानों में चिल्लाना बंद करो। बस मुझे बताओ कि शौचालय कहाँ है। उसने धीमी आवाज में चिढ़ते हुए कहा। वह परेशान थी क्योंकि उसके पेट में दर्द के कारण उसकी जान जा रही थी और वह उससे पूछ रहा था कि क्या उसे चोट लगी है। वह उस पर चिल्लाना चाहती थी, हाँ, मुझे चोट लगी है। ये चोट आधी जिंदगी तक मेरे साथ रहेगी। क्या तुम इसका कुछ कर सकते हो? अध्याय 187। आपसे मिलकर अच्छा लगा, सुश्री जीमिंग। वू यान की तेज और घबराई हुई आवाज़ सुनकर जीमिंग का सिर भी दर्द करने लगा। क्या आप कृपया धीमी आवाज़ में बोल सकते हैं? मेरे पेट के साथ साथ अब तो मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है, उसने चिढ़कर उससे कहा। वू यान को उससे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने धीमी आवाज़ में कहा, ओह। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था। जीमिंग ने सिर नीचे करके उसकी ओर देखा और आह भरी। फिर उसने खुद को शांत किया और पूछा, शौचालय कहाँ है? वू यान ने असमंजस में उसकी ओर देखा और उसे शौचालय का रास्ता दिखाते हुए गलियारे के दाहिने कोने की ओर इशारा किया। जीमिंग ने आह भरी, आह, वो तो वहीं था। जिंदगी के सबसे बड़े डर से निपटने के लिए मुझे ऊपर क्यों जाना पड़ा? वो सीढ़ियों की आखिरी सीढ़ी से नीचे उतरते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि एक साया उसका पीछा कर रहा है तो वह वहीं रुक गई। उसने मुड़कर वू यान की तरफ देखा जो सिर झुकाए उसके पीछे आ रहा था। उसने उसे मजाकिया अंदाज में देखा और पूछा, क्या तुम मेरे साथ अंदर आना चाहोगे? उसने धीमी कोमल आवाज में व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वू यान ने शौचालय की ओर देखा और दृढ़ता से अपना सिर हिलाया, ये देखते हुए कि वह उसके पीछे महिलाओं के कमरे में जा रहा था। उसकी प्रतिक्रिया देखकर वह हंस पड़ी और शौचालय के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वह अपना काम निपटाकर बाहर आए। वू यान शौचालय के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और ऊपर की ओर देख रहा था, क्योंकि उसे चिंता थी कि वे लोग उसे पकड़ लेंगे और पीटेंगे। जब उसने उस अकेले व्यक्ति को अपनी ओर पीट करके खड़े देखा तो उसे हल्की खांसी आ गई। वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा और उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। वह अजीब तरह से मुस्कुराए और अपना बैग नीचे खींचते हुए तथा अपनी स्कर्ट से छेड़छाड़ करते हुए उसके पास पहुंची। वू यान ने असमंजस से उसकी ओर देखा, मानो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या चाहती है। वह उसके पास गई और धीमी सतर्क आवाज में पूछा, ओम, क्या आपके पास कोई अतिरिक्त शर्ट या कोट है? वह अपनी कमर के चारों ओर लपेटने के लिए एक शर्ट या कोट चाहती थी, क्योंकि उसकी स्कर्ट पर एक दाग था। जब वह वॉशरूम के अंदर गई तो उसे एहसास हुआ कि उसकी स्कर्ट पर दाग लगा हुआ है और उसकी स्कर्ट सफ़ेद थी और दाग भी कोई छोटा नहीं था। इस स्कर्ट को पहनकर बाहर जाना उसके लिए आरामदायक नहीं होगा, और ये उसका स्कूल भी नहीं था कि वो अपने लॉकर से अपनी एक्स्ट्रा स्कर्ट निकाल सके।
उसने किंजिया को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। इसलिए उसके पास मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह उसके लिए बहुत ही अजीब था क्योंकि उसने कभी किसी पुरुष से इस तरह के मामले में मदद नहीं मांगी थी। जब उसने उससे कोट या शर्ट मांगा तो शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। वुयान ने असमंजस में उसकी ओर देखा। गर्मियों में मैं अपने साथ कोट क्यों रखूंगा? लेकिन उसने यह बात न कहने का फैसला किया और पूछा, मेरे पास एक अतिरिक्त शर्ट है, क्या तुम्हें वह चाहिए? उसने झिझकते हुए पूछा क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह उसकी शर्ट क्यों चाहती है। उसने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे थोड़ा सा सिर हिला दिया। वुयान ने उसके कसकर भींचे हुए होठों को देखा जो गुलाबी थे और उसका लाल चेहरा उसे इस तरह प्यारा और मनमोहक बना रहा था। घबराहट में उसने अपने बैग से एक शर्ट निकाली। शुक्र है कि वह अपने साथ एक अतिरिक्त शर्ट लाया था क्योंकि उसे स्कूल के बाद ट्यूशन के लिए जाना था, इसलिए वह स्कूल के बाद बदलने के लिए एक जोड़ी कपड़े अपने साथ ले गया। अगर वह आज यह नहीं लाया होता तो अभी उसकी मदद कैसे कर पाता? वह उसकी मदद करके खुश था क्योंकि उसने उसे बचाया था और वह किसी भी तरह से उसकी बातों को अस्वीकार नहीं कर सकता था। जीमिंग ने एक बड़ी नीली रंग की चेक वाली शर्ट देखी और उस पर मुस्कुराए। फिर उसने ये शर्ट अपनी कमर पर लपेट ली जबकि वुयान उसे असमंजस में देख रहा था। जब उसने कपड़े लपेटने का काम पूरा कर लिया तो उसने उसकी ओर देखा और शर्माते हुए मुस्कुराए, मैं तुम्हें उसी ब्रांड की एक शर्ट खरीद दूंगी क्योंकि मैं तुम्हें ये वापस नहीं दे सकती। अब इसे इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए सुविधाजनक नहीं होगा। ये शब्द कहने में उसे शर्म आ रही थी। वह ये कमीज़ उसे कैसे लौटा सकती है जबकि उसने इसे अपने दागदार कपड़ों को ढकने के लिए इस्तेमाल किया था। अगर कमीज़ पर भी दाग लग गया तो क्या होगा? वुयान ने असमंजस से उसकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस कमीज़ को दोबारा क्यों नहीं पहन सकता। उसने उसके उदास चेहरे को देखा और आह भरते हुए कहा, मेरी स्कर्ट पर एक दाग है, इसलिए मैंने उसे ढकने के लिए तुम्हारी शर्ट उधार ली थी और मैं तुम्हें वही शर्ट वापस इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे सकती, इसलिए मैं तुम्हें एक नई शर्ट खरीद दूंगी। ठीक है, उसने झुंझलाहट से कहा। वह इस बात से नाराज थी कि वह बहुत बेवकूफ़ है, उसे हर बात समझानी पड़ती है। उद्धरण। वुयान 1 मिनट के लिए स्तब्ध रह गया जब उसने दाग शब्द सुना। उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया और हल्की खांसी। उस शर्मनाक क्षण के बाद दोनों इमारत के बाहर चले गए क्योंकि जीमिंग ने घर वापस जाने का फैसला किया क्योंकि किंजिया ने उसे संदेश दिया था कि वह मैच समाप्त होने के बाद चली गई थी। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, मुझे अब जाना होगा। तुम्हें अपने माता पिता को इसके बारे में बताना चाहिए और इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। स्कूल में बदमाशी कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हें अपने माता पिता से बात करनी चाहिए और उन लड़कों को सज़ा देनी चाहिए। उसने अपनी बाहें छाती पर बांधते हुए उससे कहा। वुयान ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। मैं ऐसा करूंगा और मुझे बचाने के लिए धन्यवाद और मुझे खेद है कि मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, उसने सिर झुकाते हुए कहा। उसने उसकी ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, यह तुम्हारी वजह से नहीं है, ये तुम्हारी दखलंदाजी वाली आदतों की वजह से है कि मैं इस झंझट में फंस गई। खैर, जो हो गया सो हो गया। क्या तुम्हें वह तस्वीर चाहिए जो मैंने खींची थी जिसमें वे तुम्हें धमका रहे थे? उसने उसका फ़ोन उठाते हुए पूछा। उसने उसकी बात काटते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे इन तस्वीरों की ज़रूरत होगी क्योंकि अगर मैं इनके बारे में शिकायत करूंगा तो इन लोगों को सज़ा मिलेगी। इन लोगों की अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है, तुम्हें पता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जीमिंग ने अलविदा कहते हुए उससे हाथ मिलाया और कहा, तुम्हें इन लोगों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर तुम प्रभावित होना चाहते हो तो इस घटना को प्रेरणा के रूप में लो और अपना वजन कम करने और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करो ताकि कोई तुम्हें परेशान न कर सके। तुम्हें उनके सामने एक उदाहरण के रूप में लौटना चाहिए। सिर्फ इसलिए रोना बेकार है कि तुम मोटे हो और लोग तुम्हें बदसूरत कहते हैं। तुम इसे प्रेरणा के तौर पर ले सकते हो और अपना वजन कम कर सकते हो और मुझे यकीन है कि तब तक तुम इस स्कूल के सबसे खूबसूरत लड़के बन जाओगे। तुम्हें अपना वजन अपने लिए कम करना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं, उसने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। वुयान ने उसकी ओर देखा और शर्मा गया। कई लोगों ने उनसे वजन कम करने के लिए कहा या उनका मजाक उड़ाया, लेकिन ये पहली बार था कि किसी ने कहा कि वजन कम करने के बाद वह सबसे सुंदर व्यक्ति होंगे। उसकी बातें उसे छू गईं। वह जानता था कि वह व्यायाम करने में आलस्य और फास्ट फूड के शौक की वजह से मोटा था। ऐसा नहीं है कि वह अपनी आदतें नहीं बदल सकता था, बात सिर्फ इतनी है कि पहले उसके पास प्रेरणा नहीं थी, लेकिन अब वह अपना वजन कम करना चाहता था और खुद का सबसे अच्छा रूप बनना चाहता था। वह उसके लिए खुद को बदलना चाहता था। वह अगली बार उससे मिलना चाहता था जब वह नया वुयान था। जीमिंग ने उस पर हाथ हिलाया और बाईं ओर मुड़ गई। जब वह अपने विचारों से बाहर आया तो उसे एहसास हुआ कि वह उसका नाम पूछना भूल गया था। उसने उसकी ओर देखा और चिल्लाया, अरे, तुम्हारा नाम क्या है? जीमिंग अपने कदम रोककर उसकी ओर देखने लगी। मिंग। जीमिंग, उसने चिल्लाकर कहा और उसे लेने आई कार में बैठने से पहले उस पर मुस्कुराए। कार के जाते ही वुयान मुस्कुराया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, सुश्री जीमिंग, उसने धीरे से कहा। अध्याय 188। वह सचमुच एक वेश्या है। उस घटना के बाद वुयान को पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि वह इस माहौल से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करे। उसने अपने पिता की बात मानी और विदेश चला गया। वहाँ उसने लगन से पढ़ाई की और अपना वजन कम करने के लिए कसरत भी की। उन्होंने स्वस्थ तरीके से वजन कम करने के लिए डॉक्टर से परामर्श किया क्योंकि वह अपने शरीर पर दबाव नहीं डालना चाहते थे, जैसा कि जीमिंग ने उनसे कहा था। उन्होंने जंक फूड खाना बंद कर दिया और प्रतिदिन व्यायाम करने लगे। 1 साल बाद वह दक्षिण अफ्रीका वापस आया। उसकी माँ उसे इस हालत में देखकर हैरान रह गई। उसका बेटा, जिसे 1 वर्ष पहले स्कूल में मोटापे के कारण परेशान किया जाता था, अब एक युवा सुंदर व्यक्ति जैसा दिखने लगा था। अब उसकी लंबाई दिखने लगी थी क्योंकि उसने अपना वजन कम कर लिया था। उसकी मांसपेशियां दिखने लगी थीं और नुकीले जबड़े ने उसके चेहरे की विशेषताओं को और निखार दिया था।
अगले ही दिन वह जीमिंग से मिलने उसके स्कूल गया। उसे उसकी यूनिफॉर्म से स्कूल का नाम याद आ गया। वह उसके स्कूल गया। उसके पास उससे संपर्क करने का कोई और तरीका नहीं है क्योंकि उसके पास उसका नंबर नहीं है, इसलिए वह सीधे वहां जाकर उसके बारे में पूछ सकता है। वह चाहता था कि वह उसकी ओर देखे और वह उसके प्रति अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करना चाहता था। उसने सोचा कि अब उसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का पर्याप्त साहस है क्योंकि वह वही वुयान नहीं था जो 1 साल पहले था। वह स्वयं का बेहतर संस्करण बन गया। वह स्कूल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और विद्यार्थी अपने स्कूल बैग लेकर बाहर आ रहे थे। कई लोग रुक गए और उसकी ओर देखने लगे, खासकर लड़कियां। उसने उन सब की बात अनसुनी कर दी और वहीं खड़ा होकर जीमिंग के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन वह नहीं आई। इस साल जीमिंग हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में होगी। उन्होंने 2 लड़कियों को रोका जो उनकी ओर देख रही थीं क्योंकि वे स्कूल से बाहर आने वाली आखिरी छात्रा थीं। लड़कियों ने शर्माते हुए उसकी ओर देखा और एक लड़की जिसके बाल सीधे थे और चेहरा छोटा था, आगे आई और धीमी आवाज में बोली, क्या आप कुछ पूछना चाहते थे? वुयान, जो काली शर्ट और पतलून पहने हुए था, ने उस लड़की की ओर देखा जिसका चेहरा उससे बात करते समय लाल हो गया था। उसे अजीब लगा जब उसने पूछा, क्या सभी लोग स्कूल छोड़ चुके हैं? वह 2 घंटे से अधिक समय तक वहां खड़ा रहा लेकिन उसने जीमिंग को आते हुए नहीं देखा। उसने सोचा कि वह आज स्कूल नहीं आई, लेकिन वह उससे मिलना चाहता था और जानना चाहता था कि क्या कोई उसे जानता है। शिनई, जिसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसके गाल लाल हो गए थे, ने वुयान की ओर देखा और कहा, हाँ, स्कूल समाप्त हो गया है। हम स्कूल से बाहर आने वाले आखिरी व्यक्ति हैं। उसने धीमी आवाज में कहा। केंजिया, जो उसके बगल में खड़ा था, ईर्ष्या से जल रहा था। शिनई के सामने वह हमेशा उसकी नौकरानी रही। उसकी सुंदरता हमेशा शिनई द्वारा दबा दी जाती थी। वह जानती है कि सबके सामने शिनई हमेशा कोमल और मासूम बनने का दिखावा करती है, लेकिन उसने उसका असली चेहरा देख लिया है और वह सचमुच डरावना है। जब एक हाई स्कूल की लड़की ने एक लड़के को इस हद तक उकसाया कि वह पागलों की तरह उसकी सौतेली बहन पर जबरदस्ती करने लगा, और इतना ही नहीं, वह सब कुछ अपनी आंखों से देख सकती थी और उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था, तो वह दुनिया की सबसे डरावनी इंसान थी। इसीलिए वह उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकी, वरना पता नहीं वह उसका क्या कर देगी। जिन्नी ने वुयान की ओर देखा और पूछा, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? उसने अपनी मासूम मुस्कान के साथ कोमल स्वर में उससे पूछा, जैसे कि वह वास्तव में उसकी मदद करना चाहती हो। वुयान ने परेशान भाव से शिनई को देखा और पूछा, एर्म, क्या तुम जीमिंग को जानती हो? वह हाई स्कूल की दूसरी कक्षा में होगी। उसका चेहरा छोटा है, उसकी गहरी भूरी आंखें हैं, जब वह मुस्कुराती है तो उसके चेहरे पर गड्ढे पड़ जाते हैं। उसने उसे जीमिंग के रूप रंग के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर वह विषय से हट गया और उसकी प्रशंसा करने लगा क्योंकि उसे उसका सुंदर चेहरा याद आ गया जब उसने उसे आखिरी बार देखा था। जब जिन्नी ने जीमिंग का नाम सुना तो उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने उसके हाथों को मुट्ठी में जकड़ लिया। केंजिया ने भी जीमिंग का नाम सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जिन्नी ने ठंडे भाव से वुयान की ओर देखा और कहा, वह अब यहाँ पढ़ाई नहीं करती है। वुयान उसकी बातें सुनकर घबरा गया। क्या? तुम क्या कह रही हो? क्या तुम किसी और जीमिंग के बारे में बात कर रही हो? स्कूल में कई जीमिंग होंगी। मैं जीमिंग के बारे में बात कर रहा हूँ जो बहुत सुंदर और मजबूत थी। वह शिनई लगातार जीमिंग का नाम सुनकर थक गई थी और उस पर भड़क उठी। उसे स्कूल से निकाल दिया गया है, इसीलिए उसने 1 साल पहले ही स्कूल छोड़ दिया है, तो उस पर अपना समय बर्बाद मत करो और अपने रास्ते जाओ, उसने चेहरे पर दूर का भाव लाते हुए कहा। वुहान वहीं पर जम गया। निष्कासित करने से उसका क्या मतलब था? क्यों? उसका चेहरा राख सा हो गया था। उसने शिनई को घूरा और उसकी बांह पकड़ ली और कहा, क्यों? उसे क्यों निकाला गया? उसके साथ क्या हुआ? उसने उससे कई सवाल पूछे। शिनई ने दूसरे हाथ से अपनी कनपटियां रगड़ते हुए कहा, उसने एक लड़के पर खुद को फेंकने की कोशिश की थी और उसे गंभीर रूप से घायल भी कर दिया था। इसकी वजह से स्कूल की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है, इसलिए उसे निष्कासित कर दिया गया। मुझे बस इतना ही पता है। जिन्नी ने जानबूझकर उसे उस घटना के बारे में बताया क्योंकि वह जिन्नी की आंखों में जिन्नी मिंग के लिए प्यार देख सकती थी। वह नहीं चाहती कि वह अब जी मिंग की प्रशंसा करे। वो सच में एक बदचलन औरत है। पता नहीं कितने लड़कों को अपने बदन से पटा चुकी है। अगर वो खूबसूरत है तो इसमें क्या बड़ी बात है? इंसान का दिल ही मायने रखता है, उसने मन ही मन सोचा। वह हमेशा मानती थी कि जी मिंग एक फुहर थी जो जानबूझकर अन्य लड़कों को बहकाती थी और यही कारण है कि वे उसके इर्द गिर्द घूमते थे। वुयान की निगाहें उसकी बातें सुनते ही गहरी हो गईं। तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बकवास कह रही हो? उसने शिनई का हाथ हिलाते हुए उस पर चिल्लाया। जी मिंग ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? हालांकि वह उससे सिर्फ एक बार मिला था, पर उसे जानने के लिए इतना ही काफी था। वह जानता है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कुछ तो गड़बड़ है। अध्याय 189। वह एक गुंडा है। जब जिन्नी ने देखा कि वुयान इस बात पर अड़ा हुआ है कि जी मिंग ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो वह नाराज हो गई। वह यकीन क्यों नहीं कर सकता कि जी मिंग एक वेश्या है। वह हमेशा सेक्सी कपड़े पहनती है और अपना बदन दिखाती है। अगर वह ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है तो फिर क्या कर रही है? उसने मन ही मन उसे कोसा। उसे हमेशा जी मिंग से जलन होती थी क्योंकि वह बिना कोशिश किए भी खूबसूरत दिखती है। अगर वह पजामा भी पहनती है तब भी वह खूबसूरत दिखती है। दूसरी ओर शिनई को अपनी त्वचा, अपने वजन का ध्यान रखना पड़ता है और अपनी सफ़ेद कमल जैसी मासूम छवि को बनाए रखने के लिए उसे बुद्धिमानी से कपड़े चुनने पड़ते हैं। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता था कि क्लास के सारे लड़के जी मिंग के पीछे पागल हो गए थे। इसलिए उसने उस लड़के से जो उसे पसंद करता था पूछा कि क्या जी मिंग उसे पसंद करती है। वह लड़का वुयान जितना सुंदर नहीं था, वह औसत दर्जे का था। इसलिए उसने उससे कहा कि जी मिंग उसे पसंद करती है और इसलिए वह उसे पसंद नहीं कर सकती क्योंकि जी मिंग उसकी बहन थी। वह चाहती थी कि वह जी मिंग पर चिल्लाए या उसका अपमान करे। लेकिन अगले ही दिन वह लड़का उसके पास प्रपोज करने चला गया।
शिनई बहुत नाराज हुई क्योंकि उस लड़के ने इतनी खुशी और जल्दी से पाला बदल लिया। वह शिनई के बारे में बिल्कुल भूल गया, लेकिन जी मिंग ने उसे पूरी कक्षा के सामने अस्वीकार कर दिया, जिससे उसके अहंकार को ठेस पहुंची। और जिन्नी ने उस लड़के से कुछ ऐसी बातें कहीं जो उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी लगी। वह इतना भड़क गया कि उसने कक्षा में जिमिंग के साथ जबरदस्ती की। जिन्नी ने सब कुछ देखा लेकिन कक्षा के बाहर खड़ी रही और जीमिंग के भाग्य पर उपहास करती रही। अंत में वुयान को जीमिंग से मिलने का मौका नहीं मिला और न ही उसे उसका कोई संपर्क विवरण मिला। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गई और जिन्नी ने भी उसे कुछ नहीं बताया। वह इस बात से दुखी था कि वह उस लड़की से नहीं मिल पाया जिसके लिए उसने 1 साल तक इंतजार किया था। उसे पता चला कि जीमिंग के साथ सब कुछ उसी दिन हुआ था जब वह ऑस्ट्रेलिया गया था। 1 महीने बाद ही वे स्कूल में मिले थे। उसे पता चला कि जिस दिन जीमिंग ने उसे बचाया था उसी दिन उसकी माँ एक दुर्घटना में घायल हो गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। उस दिन के बाद उसका जीवन और अधिक कठिन हो गया। उससे मिलने से उसका जीवन बेहतर हो गया लेकिन उसकी जिंदगी बदतर हो गई। अल्पविराम। जियान यान अपनी कार में बैठा हुआ स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए सामने की ओर देखता रहा। उसकी आंखें दुख और पीड़ा से भरी थीं। उन्हें आज भी याद है जब उन्होंने पहली बार उन्हें ग्लोबल एंटरटेनमेंट में देखा था। इतने सालों बाद अचानक उसे देखकर वह हैरान रह गया। वह उसे पहचान भी नहीं पाए बल्कि उसे एक विकृत व्यक्ति समझ बैठी। वह उसकी प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित था। वह उसे बताना चाहता था कि वह वुयान है, वही मोटा आदमी जिसे उसने उस दिन बचाया था, लेकिन ऐसा करने का साहस नहीं जुटा सका। वह उससे दोबारा मिलना चाहता था और चाहता था कि वह जियान यान के प्यार में पड़ जाए, जो कि काया और बदसूरत नहीं बल्कि एक सुंदर और लोकप्रिय अभिनेता था जिसके लिए लड़कियां पागल थीं। वह चाहता था कि वह उसका अच्छा पक्ष देखे, लेकिन जब उसने उसे लिवेई के साथ देखा और सुना कि उसकी शादी हो गई है तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल में छुरा घोंप दिया हो। उस समय उसे जो दर्द हुआ वह असहनीय था। वह इतने सालों तक उसका इंतजार करता रहा, वह उसे पागलों की तरह खोजता रहा। अंत में उसकी शादी किसी और से हो गई। जियान यान ने अपना सिर घूरने वाले पहिए पर रख दिया। उसकी आंखें धुंधली और नम थीं। उसकी कार की खिड़की पर दस्तक से वह चौंक गया। उसने खिड़की नीचे खींची तभी एक आदमी उसकी नज़र में आया और जियान यान से बोला, सर, क्या आपको कोई परेशानी है? आपकी कार इतने समय से पार्किंग में है और आप भी उसमें बैठे हैं। क्या आपकी कार खराब है? क्या आपको मदद चाहिए? उस आदमी ने पार्किंग गार्ड की ड्रेस पहन रखी थी। उसने देखा कि जियान यान इतनी देर से कार में बैठा था और बाहर ही नहीं निकला। किसी का कार में इतनी देर तक रहना असामान्य था जब तक कि वह टूटी ना हो। इसलिए वह उससे इस बारे में पूछने वहां गया। जियान यान ने उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाया और बिना कुछ कहे पार्किंग से दूर चला गया। मॉल में श्रीमती वू और मदर जिन एक साथ डिनर के लिए गईं, जबकि जीमिंग ने लिवेई को उसके लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए पुरुषों के अनुभाग में खींच लिया। लिवेई सुंदर था और उसकी कद काठी भी अच्छी थी। वह कैजुअल कपड़ों में अच्छा लगेगा और इससे उसका लुक और भी दोस्ताना लगेगा। लिवेई ने उसे वह करने दिया जो वह करना चाहती थी, जबकि वह एक तरफ खड़ा होकर उसे मूर्ख की तरह घूर रहा था। बगल में खड़ी महिला परिचारिका ने जीमिंग को घूरते हुए लिवेई के चेहरे पर भाव देखा और उसका चेहरा लाल हो गया। उसे जीमिंग से जलन हो रही थी। उसे लग रहा था कि लिवेई उस पर पूरी तरह फिदा हो गया है। जीमिंग ने उसके लिए एक सफ़ेद रंग की कैजुअल शर्ट और एक जोड़ी ट्राउजर चुना। वह उत्साहित होकर उसकी ओर मुड़ी। लिवेई, जाओ और इसे पहन कर देखो। मैं देखना चाहता था कि तुम इसमें कैसी लगोगी। लिवेई के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए जब उसने उसके हाथों से कपड़े लिए और वीआईपी के लिए बने निजी चेंजिंग रूम में चला गया। जिस शोरूम में वे गए वह एक प्रभावशाली ब्रांड का था, जिसमें वीआईपी लोगों के लिए अलग से चेंजिंग रूम था। जैसे ही वह कपड़े बदलने के लिए अंदर गया, उसने जीमिंग को आवाज़ दी जो बाहर बैठकर जूस पी रही थी। जीमिंग, 1 मिनट के लिए अंदर आओ। जब उसने उसे अंदर आने के लिए कहा तो जीमिंग चौंक गई। जब उसने परिचारिका को हल्के से हंसते हुए देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया। वह चिल्लाई, क्यों, मैं अंदर आऊंगी, तुम बाहर आओ। लिवेई के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने कहा, जीन्स की जिप अटक गई है, मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं इसे ऊपर नहीं खींच सकता। उसने चेंजिंग रूम के दरवाजे पर झुकते हुए कहा। उसके शब्दों से जीमिंग का चेहरा लाल हो गया। उसके पीछे खड़े सभी कर्मचारी और अन्य ग्राहक उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। वह तो बस एक गड्ढा खोदकर उसमें छिपना चाहती थी। वह लिवेई को मना करना चाहती थी लेकिन तभी उसे अंदर से उसकी आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम अंदर नहीं आओगी तो मैं बाहर आ जाऊंगा। याद रखना मेरी पतलून की जिप अभी नहीं लगी है। उसने बेशर्मी से उसे चेतावनी दी। जीमिंग का मुंह खुला का खुला रह गया और वह उसे धीरे से कोसने लगी। वह उस क्षण पर पछता रही थी जब उसने उसके लिए खरीदारी करने का निर्णय लिया था। वह बहुत गुंडा है, वह मेरी देखभाल के लायक नहीं है। चेंजिंग रूम की ओर जाते हुए उसने शर्मिंदगी से अपना चेहरा हथेली पर रख लिया। अध्याय 190 खिलना मत। जीमिंग का चेहरा लाल हो गया था जब वह धीरे धीरे चेंजिंग रूम की ओर चल रही थी। वह दरवाजे तक गई और धीमी आवाज में बोली, आपको जिप ऊपर खींचने की कोशिश करनी चाहिए या आप अपने पुराने कपड़े पहन सकते हैं। वह शर्मिंदा थी क्योंकि हर कोई उसे देख रहा था। वह नहीं जानती कि चेंजिंग रूम में प्रवेश करने पर उसे क्या देखने को मिलेगा। दुकान में मौजूद सभी ग्राहक और कर्मचारी उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। वह अपने क्रोध को शांत करने का प्रयास कर रही थी और उसकी हथेलियां मुट्ठियों में बदल गईं। जब उसे लिवेई से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाते हुए उसका चेहरा घूम गया। वह दुकान में मौजूद लोगों को देख रही थी और उसने देखा कि वे उसे अंदर जाने के लिए कह रहे थे। उसका चेहरा लाल हो गया। तभी एक 50 वर्षीय महिला ने उससे कहा, अय्या, तुम्हें अंदर जाना चाहिए। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें इस तरह बुलाया है तो उन्हें जरूर कोई ज़रूरत होगी। तुम्हें पुरुषों को इस तरह इंतजार नहीं कराना चाहिए। ये कहते हुए उसके आसपास के लोग हंसने लगे। जीमिंग उसके शब्दों में स्पष्ट अर्थ महसूस कर सकती है। वह अवाक थी, यह आदमी एक दिन मुझे शर्म से मार डालेगा।
उसने दांत पीसते हुए महिला की ओर मुस्कुराने की कोशिश की। दूसरी ओर लिवेई उस महिला की बातें सुनकर हंस रहा था। जब चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला तो जीमिंग चेंजिंग रूम के पास जमी खड़ी थी। जीमिंग की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने लिवेई को उसके द्वारा चुने गए कपड़े पहने देखा। उसके सुडौल शरीर पर सफ़ेद शर्ट और हाथों की नसें दिख रही थी क्योंकि उसने शर्ट की आस्तीनें मोड़ रखी थीं। वह सफ़ेद शर्ट और पतलून में बहुत सुंदर और एक आदर्श प्रेमी लग रहा था। दुकान में मौजूद सभी लोग उसे घूर रहे थे। वह किसी रनवे पर चल रहे मॉडल जैसा लग रहा था। जीमिंग की नज़र अनजाने में लिवेई के निचले शरीर पर गई, ये देखने के लिए कि उसकी पतलून जिप की हुई है या नहीं। जब उसने देखा कि वह जिप किया हुआ था तो उसने राहत की सांस ली। लिवेई के होठों पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई जब उसने देखा कि उसकी नज़रें उसके निचले शरीर पर जा रही हैं। वह उसके कानों के पास जाकर हंसा और धीमी आवाज़ में बोला, क्या तुम्हें जो दिख रहा है वह पसंद आ रहा है? अगर तुम चाहो तो इसे और अच्छी तरह देख सकती हो। इस मामले में तुम्हें मुझसे समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। जीमिंग उसके खतरनाक शब्द सुनकर स्तब्ध रह गई। वह अपनी गर्दन और कान के पास उसकी गर्म सांसें महसूस कर सकती है। जब उसके होंठ उसके कानों के पास छूते हैं तो उसका शरीर कांप उठता है। जैसे ही उसे उसके महत्वाकांक्षी शब्द समझ में आए, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। तो वह अब तक मेरे साथ खेल रहा था। उसे गुस्सा आया जब उसे एहसास हुआ कि वह अब तक उसके साथ मजाक कर रहा था। उसकी जिप नहीं फंसी थी, बल्कि वह उसे धोखा दे रहा था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, जबकि उसके पास खड़ी परिचारिका अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। जीमिंग ने उसे घूरा और गुस्से में उसे छोड़कर दुकान से बाहर चली गई। लिवेई उसकी हरकतों पर बहुत खुश हुआ और हंसते हुए जल्दी से कपड़ों के लिए परिचारिका को पैसे दिए और उसके पीछे भागा। जब वह दुकान से बाहर निकला तो उसने देखा कि वह दुकान के बाहर रेलिंग पकड़े खड़ी है। उसका चेहरा शर्म से जल रहा था। लिवेई ने उसके गुस्से भरे चेहरे को देखा और उसे एहसास हुआ कि वह हद से ज़्यादा आगे बढ़ गया है। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसके पीछे से उसके पास पहुंचा। क्या तुम नाराज़ हो? उसने मासूमियत से कहा जैसे ही वह उसके पास खड़ा हुआ और अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखने लगा। जीमिंग ने अपना सिर घुमाकर उसे घूरते हुए कहा, अगर मैं नाराज़ नहीं होती तो क्या होती? आप सार्वजनिक रूप से ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि यह कितना शर्मनाक है? उसने कहा, क्योंकि उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसे अभी भी उन लोगों के चेहरे याद थे जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। लिवेई ने अपने होठों को भींच लिया और अपनी मुस्कुराहट को रोकने की कोशिश की। अभी उसने जो गलत चेहरा बनाया था वह बहुत प्यारा था। उसने उसे प्यार से देखा जबकि वह अपने होठों को फुलाए हुए थी क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था। ये लड़की गुस्से में इतनी प्यारी कैसे लग सकती है? जीमिंग ने लिवेई की ओर देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं, ये देखकर कि वह कुछ नहीं कह रहा था और उसे घूरता रहा। उसकी उग्र खतरनाक निगाहों के सामने वह असहज महसूस कर रही थी। उसने एक खतरनाक आभा महसूस की जब वह उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे कसकर गले लगा लिया। उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और अपने हाथों को उसके चारों ओर लपेट लिया। जैसे ही उसने उसे गले लगाया, उसने अपने हाथ और कस लिए। जीमिंग सार्वजनिक रूप से उसके इस साहसिक कदम से अचंभित रह गई। वह उसके आलिंगन से छूटने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे अपने सिर के ऊपर से एक कर्कश आवाज़ सुनाई दी। हिलना मत, वरना मुझे नहीं पता कि बाद में क्या होगा, उसने धीमी कर्कश आवाज़ में कहा। वह अपने सिर पर उसकी भारी गर्म सांसें महसूस कर सकती थी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और उसकी बातों को अनसुना कर दिया तथा उसके आलिंगन में छटपटाते हुए उसे दूर धकेलने की कोशिश की। लिवेई की आंखें काली पड़ गईं जैसे ही उसने उस पर अपनी पकड़ मजबूत की। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अपने होंठ उसके कान के पास ले गया। वह आलस से उसके कानों में धीमी आवाज़ में बोला, मैंने कहा था न कि हिलना मत, वरना आज रात तुम्हें सज़ा मिलेगी। क्या तुम्हें अपने किए का अंजाम भुगतने का पूरा भरोसा है? जब जीमिंग ने उसके महत्वाकांक्षी शब्द सुने तो वह स्तब्ध रह गई। उसे याद आया कि आज सुबह क्या हुआ था। अगर उसके पीरियड्स न होते तो वे लगभग ऐसा ही कर चुके होते। सुबह पीरियड्स की वजह से वह उस स्थिति से बाहर निकल गई, लेकिन लगता है कि वह अभी तक इस बात को भूला नहीं है। उसने हिलना बंद कर दिया और बिना हिले उसके आलिंगन में चुपचाप बैठी रही। लिवेई के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए जब उसने उसका विनम्र व्यवहार देखा। अपना रास्ता ढूंढते हुए उसने उसे काफ़ी देर तक गले लगाया, फिर अनिच्छा से उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। जब उसने उसे आलिंगन से मुक्त किया तो उसे भारी सांसें लेते देख वह हंस पड़ा। उसे एहसास हुआ कि वह उसकी बाहों में अपनी सांसें रोके हुए थी। उसे जोर से सांस लेने का डर था, इसलिए उसने अपनी सांसें रोक लीं। वह समझ नहीं पा रहा है कि उसके व्यवहार पर हंसे या रोए। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।